हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। जब हम स्टार्टअप्स कवर करते हैं, फाउंडर्स का इंटरव्यू करते हैं, तो हमेशा एक स्ट्रगल, जिद्दोजहद नज़र आती है। हर फाउंडर के लिए उसका आइडिया, उसका स्टार्टअप बिल्कुल उसके बच्चे की तरह होता है और हर कोई अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन उस जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। बहुत बार फाउंडर का आइडिया अच्छा नहीं होता है, फंडिंग नहीं मिलती, प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़, कई बार अच्छी टीम का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी टीम जो आपके आइडिया और विजन से अलाइन होकर आपके साथ काम कर सके, आपके साथ चल सके। इन सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। एज वी नो, अकॉर्डिंग टू सम डेटा, 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरुआत के 5 सालों में ही अपने इन्फेंट स्टेज में ही बंद हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही स्टार्टअप्स होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं, यूनिकॉर्न बनते हैं, आईपीओ तक जाते हैं। आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सारे चैलेंजेस को पार करके 2021 में यूनिकॉर्न बना और अब 2025 में इसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जर्नी के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविराज और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। दोस्तों, ई कॉमर्स फर्म मीशो प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है विद द मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी के साथ टू रेज एज मच एज 4,250 करोड़ इन प्राइमरी कैपिटल। कंपनी सितंबर या अक्टूबर 2025 तक लिस्ट होने का प्लान बना रही है। अगर आईपीओ फाइलिंग डिटेल्स की बात करें तो मीशो ने सेबी का कॉन्फिडेंशियल रूट चूज किया है जिससे कंपनी डिटेल्स प्राइवेट रख सकती है जब तक सब कुछ सेट ना हो जाए। आईपीओ में फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस दोनों ही होंगे। जो कंपनी के फाउंडर्स हैं विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल, ये अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। इन्वेस्टर्स जैसे कि सॉफ्ट बैंक, प्रोसेस, एलिवेशन कैपिटल, पीक 15, यहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कुछ शेयर्स बेच सकते हैं। बट अगेन कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो इस पर कमेंट करना सही नहीं होगा। दोस्तों, आप देखिए इन्होंने कहां से शुरू किया था और आज इनकी कंपनी मीशो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बाद। और मीशो इंडिया का पहला हॉरिजॉन्टल कॉमर्स स्टार्टअप है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो कंपनी हर कैटेगरी में सामान बेचती हो जैसे कि फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम आइटम्स, और वहीं पर वर्टिकल कॉमर्स का मतलब है सिर्फ एक ही कैटेगरी में सामान बेचना। जैसे कि लेंस कार्ड, वो सिर्फ आई वेयर में ही डील करता है, और नाइका ये सिर्फ ब्यूटी में डील करता है। दोस्तों, सालों से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का पूरे ई कॉमर्स मार्केट में दबदबा था, लेकिन मीशो ने इसको चेंज किया, मार्केट में अपने लिए एक जगह बनाई। ग्लोबल जायंट अमेजॉन, इंडियन जायंट फ्लिपकार्ट, इनके सामने मार्केट में अपनी जगह बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मीशो ने किया। मीशो के जो फाउंडर्स हैं विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल, उनको मार्केट में गैप दिखा, उन्होंने उसको फिल करने की कोशिश की। विदित और संजीव ने ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया। पहले आप देखेंगे तो ई कॉमर्स केवल टियर 1 सिटीज तक ही सीमित था, प्राइमरीली टू अर्बन, इंग्लिश स्पीकिंग, टेक सेवी कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन मीशो ने उस मार्केट में ध्यान दिया जो कि पूरी तरह से इग्नोर्ड था। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया और भारत दोनों बहुत अलग हैं। मीशो ने भारत को केटर किया जहां 500 मिलियन प्लस इंडियंस रहते हैं, छोटे शहरों में और रूरल एरियाज में। मीशो ने ई कॉमर्स टियर 2, 3, 4 तक पहुंचाया और इसी पर इतनी बड़ी कंपनी बना दी जो फाइनली अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो बेसिकली मीशो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। अगर मैं इसको और भी सिंपल करके बताऊं तो जो छोटे बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े, एसेसरीज, होम आइटम्स, ज्वेलरी, फुटवियर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सबको ये मीशो के ऐप या फिर वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यहाँ पर यह है कि इन सेलर्स को मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए कोई भी पैसा या लिस्टिंग फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है। दे कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। मीशो के कस्टमर्स और शॉपर्स मोस्टली टियर 2+ सिटीज से आते हैं।
टीयर 1 मीशो का मार्केट नहीं है। छोटे शहरों के लोग मीशो का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है। यानी कि अगर आप मीशो के कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में मीशो में 65% जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 से 30% तक सस्ते मिल जाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर जो सस्ता सामान मिलने का कारण है वो है कि मीशो प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टारगेट करता है टीयर 2, 3, 4 सिटीज में। इनफैक्ट शॉपर्स फ्रॉम टीयर 4+ cities आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीट बायर्स, स्पेशली इन कैटेगरीज लाइक वुमेन्स फैशन, फुटवियर एंड बेबी केयर। मीशो का एवरेज ऑर्डर 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का होता है, इसीलिए मास मार्केट में मीशो की रीच ज्यादा है। देखिए, छोटे शहरों में प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मीशो ने उसको क्रैक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर इतना सस्ता सामान कैसे मिलता है। देखिए, इसके 2 से 3 कारण है। पहला है जीरो कमीशन फॉर सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर को मीशो को कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीशो से 400 रुपए की एक बॉटल मंगाते हैं, वैसे तो मीशो में सस्ती बॉटल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन समझने के लिए मोटा मोटी हम 400 रुपए मान के चल लेते हैं कि 400 रुपए की आपने एक बॉटल मंगाई। ठीक है, अब मैं आपको इसका ब्रेकडाउन समझाता हूँ कि किस तरीके से ये चेन पूरी जो साइकिल है ये वर्क करती है। देखिए, जैसे ही मीशो को 400 रुपए की पानी की बॉटल का ऑर्डर मिलता है, वो सप्लायर को नोटिफाई करता है, यानी कि उसको बता देता है। मीशो अपनी पॉलिसी के तहत सप्लायर से कोई भी कमीशन नहीं काटेगा, यानी कि सप्लायर को 100% मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई मीशो ना तो कोई लिस्टिंग चार्ज लेता है और ना ही सप्लायर से वो कोई कमीशन लेता है, तो आखिरकार मीशो पैसे कमाता कैसे है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आइए अब मीशो का बिजनेस मॉडल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपने यहाँ से 400 रुपए की पानी की बॉटल ऑर्डर की तो मीशो ने कोई कमीशन फीस नहीं लिया सप्लायर से, लेकिन ये बॉटल अब आपके घर तक लेकर आएगा कौन? तो मीशो यहाँ पर सेलर से शिपिंग चार्जेस लेता है सामान डिलीवर करने के लिए। अब ये जो शिपिंग चार्ज है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के वेट पर और डिलीवरी की लोकेशन पर। तो अगर हम बॉटल की बात करें जो आपने मंगाई है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका वेट 500 ग्राम मान लेते हैं। इसके हिसाब से जो शिपिंग चार्ज है ये 35 से 45 रुपए के बीच में लगेगा। अब इसके बाद एक और चार्ज है जिससे कोई नहीं बच सकता है, वो है जीएसटी। 18% जीएसटी लगता है शिपिंग चार्जेस में। मान लीजिए अगर 40 रुपए शिपिंग चार्ज है तो ये 18% जीएसटी लगकर 47 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। तो 400 रुपए के ऑर्डर पर कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। शिपिंग के लिए 40 रुपए लगेंगे और 18% जीएसटी लगेगा। तो ये इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन है। एक तो आप समझ गए कि मीशो का रेवेन्यू लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सर्विसेज से आता है। 2024 में मीशो ने अपना एक लॉजिस्टिक्स कंपनी भी लॉन्च किया जिसका नाम है वॉल्मो। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा मीशो की ओवरऑल रेवेन्यू का सोर्स है। इसके अलावा एक और सोर्स है मीशो के रेवेन्यू का, वो है पेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि मीशो सेलर्स को पेड एडवर्टाइजिंग ऑफर करता है। यहाँ पर सेलर्स अपने आप को ऐप में एडवर्टाइज कर सकते हैं जिससे उसकी प्रोफाइल टॉप पर आ जाती है, और वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा पैकेज या कौन सा जो प्लान है वो लिया है। इससे सेलर्स के 2 फायदे होते हैं। एक तो उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और दूसरी उनकी सेल्स भी बढ़ती है। देखिए, अब मीशो के बिजनेस मॉडल में इसके अलावा और भी 2 से 3 रेवेन्यू सोर्स हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा डिटेल में यानी कि डीपली डिस्कस करने वाले नहीं हैं। मोटा माटी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मीशो ने अपना एक नया सेक्शन लॉन्च किया है, मीशो मॉल। यहाँ पर अब आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। पहले मीशो फेमस था अपने लोकल और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेकर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको मीशो मॉल पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ नेशनल और रीजनल ब्रांड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इससे मीशो के पास अब पर्सनल केयर, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई और कैटेगरीज में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि मामाअर्थ, हिमालय, डाबर, टाइटन, डेनवर, बजाज, जॉय, लोटस और हर्बल्स, बायोटिक, बाटा, पैरागॉन, रिलैक्सो और लिबर्टी भी यहाँ पर शामिल हैं। अब मीशो यहाँ मीशो मॉल सेक्शन में हर सेल पर सेलर से 2 से 5% तक फीस लेता है। तो ये भी मीशो का एक रेवेन्यू सोर्स हो गया। अब इसके बाद मीशो सेलर फाइनेंसिंग में भी फोकस करता है, जहाँ पर मीशो फाइनेंसिंग सर्विसेज भी ऑफर करता है जिसका नाम है मीशो इंस्टेंट कैश। इसके थ्रू मीशो सेलर्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। मीशो की ये सर्विस हेल्प करती है सेलर को अपना कैश फ्लो मैनेज करने में और बिजनेस बढ़ाने में। ये सर्विस प्रोवाइड करके मीशो यहाँ से इंटरेस्ट भी अर्न करता है जो इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट भी करता है। इसके अलावा मीशो की डेटा एनालिटिक्स एंड एआई सर्विसेज हैं, तो ये भी एक रेवेन्यू का सोर्स है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि मीशो काम किस तरीके से करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है।
मतलब मोटा माटी ये पैसे कैसे कमाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। मीशो ने काफी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मीशो का रेवेन्यू 7,615 करोड़ रुपए था और 33% ग्रोथ के साथ। और अगर लॉस की बात करें तो सिर्फ 53 करोड़ रुपए का लॉस था, यानी कि 53 करोड़ रुपीस का लॉस। लेकिन अगर वहीं पर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो लॉस 1569 करोड़ रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3240 करोड़ रुपीस का लॉस था। अगर आप ये नंबर्स देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड, कहाँ 2022 में 3248 करोड़ रुपए का लॉस था और 2024 में लॉस घटकर सिर्फ 53 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद भी ये रुके नहीं, कंटिन्यूअसली ये आगे बढ़ते रहे। फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकेंड क्वार्टर में फाइनली कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और तब से लेकर आज तक कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ही है। दोस्तों मीशो के लिए ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस हिसाब से मीशो पहला हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स स्टार्टअप बन गया है जो प्रॉफिटेबल है। देखिए मीशो बहुत स्मार्टली एग्जीक्यूट करता है, इस वजह से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में मीशो की ऑपरेशनल कॉस्ट 53% थी, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑपरेशनल कॉस्ट मात्र 20% हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीशो का एसेट लाइट मॉडल है। देखिए ना तो इसको कोई भी वेयर हाउस यहाँ पर बनाना पड़ता और ना ही कोई डिलीवरी फ्लीट, मतलब इनको कोई भी लैंड नहीं खरीदनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बस एक प्लेटफॉर्म है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है। इसी वजह से इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो फाइनली बॉस ये थी मीशो की कहानी। और सिर्फ मीशो का ही आईपीओ नहीं आ रहा है, अभी तो आईपीओ का सीजन शुरू हो चुका है, यानी कि फिजिक्स वाला, क्रो, वेकफिट, अर्बन कंपनी, क्योर फूड्स, बोट जैसे स्टार्टअप्स भी अपने आईपीओ लाने वाले हैं। 2025 में टोटल आईपीओ फंडिंग लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। तो बॉस इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का आईपीओ मार्केट अब कमबैक कर रहा है, यानी कि बूम पर है। चलते चलते अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मीशो का आईपीओ सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। मीशो से हमें सीखने को मिलता है कि स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और भारत के जो छोटे शहर हैं वो बहुत बड़ा मार्केट है जिसको अक्सर फाउंडर्स इग्नोर कर देते हैं। और लास्टली आज के स्टार्टअप्स को मीशो से सीखना चाहिए कि किस तरह से कैपिटल बर्न किए बिना भी एक स्टार्टअप का स्केल करना पॉसिबल है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मीशो के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। ये कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।